जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। इस वीडियो में मैं लेके हाजिर हूँ फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी 50 क्वेश्चंस जो कि प्रकाश टॉपिक से रिलेटेड है। प्रकाश टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कवर करवा दिया जाएगा। जी हाँ, लगभग 2 क्लासेस और इस टॉपिक से लेके आऊँगा मैं, जहाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवा दिए जाएंगे। एग्जाम में आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो गाइस इसका कमेंट्स आप भी कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें फोटॉन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य, प्रगामी या तीक्ष्ण? तो इसका सही उत्तर आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। सारे के सारे मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊँ। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, 3rd नंबर का। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी गाइस। चलिए, न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा या प्लांक या फैराडे के द्वारा? तो इसका उत्तर आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो बता दूं आप लोगों को मैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाइगेंस के द्वारा। नाम याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? उसका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या अपवर्तन? तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ओके, ध्रुवीकरण वह घटना है जिसके कारण हमें पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मैक्सवेल के द्वारा की गई थी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल या फोकाल्ट? तो ये दिखाया हमको ग्रेमाल्डी ने। ओके, प्रकाश का विवर्तन होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा दूंगा। प्रकाश का विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने या आइंस्टीन ने या न्यूटन ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? आइंस्टीन ने बताया था हमको। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन या अपवर्तन? तो जो पोलराइजेशन की घटना है वो, ध्रुवन की जो घटना है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में क्या होती है? दोनों में घटित होती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। किसी अवरोध की कोर मतलब किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। देखिए ये आप लोगों का पूछा ही यही आप लोगों को कि जैसे कोई सतह है, कोई किनारा है, इससे आप लोगों का प्रकाश का जो है प्रकाश टकराता है और फिर वापस अब उसी दिशा में मुड़ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? विपेक्षण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण? तो गाइस ये आप लोगों का क्या कहलाता है? ओके, विवर्तन कहलाता है। ओके, प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है?
विवर्तन कहलाता है, ये याद रखिए आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप भी कमेंट्स कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ये उत्तर आप लोग याद कर लीजिए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है आप लोगों का? प्रकाश का परावर्तन। ओके, वापस लौटने की घटना परावर्तन। और अगर मान लो किसी किनारे से मुड़ जाती है तो वो आप लोगों का कहलाता है विवर्तन। ये याद रखिएगा, किनारे से लौट जाती है विवर्तन, और किसी चिकनी सतह से लौटती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। तो बताया था मैंने आप लोगों को, प्रकाश की तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। उत्तर याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 4 × 10⁻9 के किलो जूल प्रति सेकंड आप लोगों का जो है द्रव्यमान उसका कम होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या माइकलसन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? रोमर ने। ठीक है, रोमर ने किया था प्रकाश वेग का सर्वप्रथम ज्ञात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? निर्वात में होगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ, माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है? तो माध्यम के तापमान पे तापमान से जो है प्रकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसी ही रहती है गति। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। चलिए ऑप्शन दे रखे आप लोगों के अलग अलग, इनमें से चुनना है आप लोगों को। ओके, चलिए तो ये इस प्रकार से आप लोगों का क्रम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना सेकंड लगता है? तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा क्या? 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को आने के लिए। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या 4 मिनट? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8 मिनट हो जाएगा। बढ़ेंगे आप लोगों का अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट IMP क्वेश्चन, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ माइल पर सेकेंड? तो ये हो जाएगा उत्तर। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है? तो वर्णमंडल, प्रभामंडल या किरीट या कोरोना? कोरोना। ठीक है, कोई भाग नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
किरीट या कोरोना भाग जो है वो सूर्य ग्रहण के समय नहीं दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड या 600 सेकेंड। तो बता दूँ पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय होता है वो होता है 460 सेकेंड। ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस समय रेखा में न हो। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब बीच में आ जाता है। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। ओके, चलिए, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जा रहा है? चंद्रमा आ रहा है। तो ये कहलाएगा आप लोगों का सूर्य ग्रहण कहलाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, अर्धचंद्र के दिन या पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। चलिएगा इसका उत्तर कीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये याद रखिए पूर्णिमा के दिन होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा को किसी भी दिन नहीं, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो ये याद रखिए आप लोग, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रतिपदा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो बिल्कुल ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बताना है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। आपने देखा होगा वो जो मूवी वाली डिस्क होती है, ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें कुछ इस प्रकार के सेक्टर बने होते हैं, उसको सूर्य के प्रकाश में ले जाया जाता है तो इंद्रधनुष के समान अलग अलग कलर दिखाई देते हैं उसमें। ऐसा किस घटना के कारण होता है? परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, या अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की। तो ऐसा इसलिए होता है, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के कारण होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो किसी भी चीज़ का ऊपर उठा हुआ दिखना, जैसे ग्लास, जल में सिक्का पड़ा हुआ है उसका थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। याद रख लीजिएगा ऐसी घटना। ओके, क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को एग्जाम में तो सही उत्तर कीजिएगा। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ओके, मतलब कोई चीज़ अगर जल में ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गई। इस प्रकार की घटना, ये याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित के कारण होता है ऐसा प्रति आभास। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के
कारण होता है। ओके, यानी जिससे जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग करवा देंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब विरल विरल मतलब पतले पतले माध्यम से, सघन मतलब घने माध्यम में जाती है, तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो अभिलंब से क्या हो जाती है, झुक जाती है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश जाता है आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो के साथ। चलिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है आप लोगों का अपवर्तन और परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर व्यतिकरण परिघटना या विवर्तन या ध्रुवन, तो ये है आप लोगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऊपर उठा हुआ दिखाई देना मतलब अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, जल से कांच में जाए या कांच से वायु में जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांच से वायु में जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, ऐसा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष, चलिए अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। ठीक है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों गिरने पर अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन का देख लेते हैं, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। तो आप सभी साथियों को पता है इंद्रधनुष कितने 7 रंग दिखाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। चलिए, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी समग्र आंतरिक परावर्तन इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टतः नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। ऑप्शन अलग अलग दे रखा है आप लोगों को, 1 और 3, 2 और 4 या 1 और 4 या 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 एवं पॉइंट नंबर 3। ओके, दूर
दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, दूरदृष्टि है, जिसमें क्या होता है कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसा इसलिए होता है आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। ओके, इन दोनों के कारण होता है दीर्घ दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ऐसा क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। यह थे आप लोगों के मोस्ट आईएमपी फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन। और भी आगे प्रकाश से रिलेटेड दो तीन लगभग दो क्लास आप लोगों की लाई जाएगी, जिसमें प्रकाश से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाएगा। अगर आप सभी साथी पीएनएसटी और एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।